हेलो फ्रेंड्स, हम आप लोग के लिए मॉडर्न हिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन लाए हैं जो बीपीएससी और अन्य परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी और सहायक सिद्ध होगा। तो आज देखते हैं आज का प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, अल्बुकर्क के संबंध में कौन सा कथन सही है? और में दिया हुआ है पहला, 1510 ईस्वी में बीजापुर के आदिल शाही वंश के राजा यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया था। दूसरा है, 1511 ईस्वी में मलक्का जल संधि पर अल्बुकर्क ने अधिकार कर लिया था। और तीसरा है, 1515 ईस्वी में हारमुज बंदरगाह पर अल्बुकर्क के द्वारा अधिकार कर लिया जाता है। और इसका कूट दिया हुआ है, ऑप्शन ए में है केवल एक सही है, बी में है केवल 2 और 3 सही है, और सी में तीनों सही है, और डी उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। तीनों सही है, तीनों सही है। अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में पुर्तगालियों का वायसराय बनता है। अब 1509 से 1515 ईस्वी तक पुर्तगालियों का वायसराय रहता है। और इसने सर्वप्रथम गोवा को बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लेता है, यह बिल्कुल सही है। 1511 ईस्वी में अल्बुकर्क ने मलक्का जल संधि पर अधिकार कर लिया था, यह भी बिल्कुल सही है। और 1515 ईस्वी में हारमुज बंदरगाह पर भी अधिकार कर लिया था, तो यह भी बिल्कुल सही है। और इस तरह से तीनों कथन इसका सही है। तो इसका ऑप्शन सही आंसर सी हो जाएगा, तीनों सही है। अल्बुकर्क की मृत्यु 1515 ईस्वी में गोवा में ही हो जाता है, और गोवा में ही इसे दफना दिया जाता है, यानी इसका कब्र भी गोवा में ही है। तो अल्बुकर्क के संबंध में इतने पॉइंट याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा कथन सही है? और इसमें पहला कथन है, जहांगीर हॉकिंस को 400 का मनसबदार बनाता है। अगला कथन है, 1639 ईस्वी में अंग्रेज मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज किला बनाता है। तीसरा कथन है, 1700 ईस्वी में अंग्रेज कोलकाता में फोर्ट विलियम किला बनाता है। और चौथा कथन है, 1603 ईस्वी में एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु हो जाती है। और इसका कूट दिया हुआ है, ए में है केवल 3 और 4 सही है, बी 1 और 3 सही है, सी में केवल 1 और 2 और 3 सही है, और डी उपयुक्त सभी सही है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उस सभी कथन सही हैं। इसमें जितना भी कथन दिया हुआ है, जहांगीर हॉकिंस को 400 का मनसबदार बनाता है, ये भी सही है। और कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में जहांगीर के भारत आता है और जहांगीर के दरबार में जाता है, और जहांगीर से फैक्ट्री लगाने की परमिशन मांगता है। जहांगीर हॉकिंस को अपना 400 का मनसबदार भी बना लेता है। तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन है, 1639 ईस्वी में अंग्रेज जब मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज किला बनाता है, ये भी सही है। अंग्रेज़ों के द्वारा चंद्रगिरी के राजा से 1639 ईस्वी में मद्रास का डिमांड किया जाता है 1639 में, और मद्रास में ही एक फैक्ट्री लगाता है
और मद्रास में ही एक किला का भी निर्माण करवाता है और उसी को अपना सर्वप्रथम मुख्यालय भी बनाता है। तो दूसरा कथन भी सही है। तीसरा कथन है 1700 ईस्वी में अंग्रेज कोलकाता में फोर्ट विलियम किला बनाता है। यह भी सही है। जॉब चरनाक के द्वारा 1698 ईस्वी में जॉब चारनाक के द्वारा अजीम उस शाह, बंगाल के उस समय का सूबेदार रहता है अजीम उत्साह, उससे 3 गांव प्राप्त करता है, सुतनाती, कालीकता और गोविंदपुर, और तीनों गांव को मिलाकर कलकत्ता शहर की स्थापना करता है और वहीं पर एक किला बनाता है जिसका नाम फोर्ट विलियम रखा जाता है। चौथा कथन है 1603 ईस्वी में एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु हो जाती है। यह भी बिल्कुल सही है। 1603 में एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु हो जाती है और एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा ही ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की इजाज़त दिया जाता है और 15 साल के लिए पूर्वी एशिया में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का एकाधिकार भी प्रदान करती है। लेकिन 1603 में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जेम्स प्रथम वहाँ का राजा बनता है। तो इसमें सभी कथन सही है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों के किस किला के किलेबंदी पर रोक लगाया था? सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों के किस किला के किलेबंदी पर रोक लगाया था? और इसका ऑप्शन है ए कोलकाता, बी चंद्रनगर, सी कासिम बाजार और डी उपयुक्त कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता। कोलकाता के किले को कोलकाता के किले की किलेबंदी पर सिराजुद्दौला ने रोक लगवाता है। लेकिन उस समय फ्रांसीसी कंपनी और अंग्रेजी कंपनियों के बीच प्रतिद्वंद्विता चल रही थे। फ्रांसीसी बंगाल के चंद्रनगर पर अपना फैक्ट्री लगाए हुए थे और किला बनाए हुए थे और अंग्रेज जो है कोलकाता में अपना किला बनाए हुआ था। सप्तवर्षीय युद्ध उस समय छिड़ गया था, तो सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव भारत में भी अंग्रेज और फ्रांसों के बीच होने लगा था और इसी क्रम में दोनों अपने अपने किले की किलेबंदी करने लगे थे। और इसके लिए बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से किसी प्रकार का कोई परमिशन नहीं लिया गया था, जिसके कारण सिराजुद्दौला नाराज़ था और दोनों को कहा कि अपने अपने किले गिरा दीजिए, अपने अपने किलाबंदी जो दीवार खड़ा किए हैं वो गिरा दीजिए। फ्रांसीसी तो अपना दीवार गिरा देता है लेकिन अंग्रेज नवाब की आज्ञा की अवहेलना करता है। तो यहाँ इसका सही आंसर ए हो जाएगा कोलकाता। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पेशवाओं के शासनकाल पर विचार कीजिए तथा उन्हें काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। और इसमें कुछ मराठा के पेशवाओं का नाम दिया हुआ है, उसको एक निश्चित क्रम में सजाना है। तो पहला बालाजी विश्वनाथ, दूसरा है बाजीराव, तीसरा नारायण राव और चौथा माधवराव है। और इसके लिए कूट दिया गया है कि कौन सही कूट है। तो 1 3 2 4, 1 2 3 4 बी में है, सी है 2 1 4 3 और डी है 1 2 4 3। तो दोस्तों यह इसका यहाँ सही आंसर हो जाएगा 1 2 4 3। 1 2 4 3 डी में ऑप्शन दिया हुआ है, इसलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा। बालाजी विश्वनाथ
सर्वप्रथम 1707 में जब शाहू रिहा होता है तो 1713 से लेकर 1720 ईस्वी तक पेशवा रहते हैं, शाहू का पेशवा रहते हैं। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु 1720 में हो जाती है। उसके बाद बाजीराव 1720 से 1740 ईस्वी तक पेशवा रहता है। 1740 में बाजीराव की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद नाना साहेब बनते हैं, 40 से 61 तक रहते हैं और 61 में नाना साहेब के जिनको बालाजी बाजीराव भी कहा जाता है और उनको नाना साहेब भी कहा जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है बालाजी बाजीराव का। तो उसके बाद माधवराव 1761 में 1761 में पेशवा बनते हैं और ये 61 से 72 तक पेशवा रहते हैं। इसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है और इसके बाद नारायण राव पेशवा बनता है। तो यहाँ इसका सही कालक्रम अनुसार सर्वप्रथम फर्स्ट हो जाएगा 1, फिर 2, फिर 4 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक 1857 के विद्रोह का स्थान, विद्रोह का आरंभ सही सुमेलित नहीं है? और इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ए बैरकपुर में 1857 के विद्रोह का आरंभ 29 मार्च 1857 को हुआ है, यह सही है। बी मेरठ 10 मई 1857 को हुआ है, यह भी सही है। सी लखनऊ 4 जून 1857 को हुआ है, यह भी सही है। और डी झांसी 11 मई 1857 को हुआ है, तो ये गलत है। तो यहाँ सही सुमेलित कौन नहीं है? तो यहाँ डी सही सुमेलित नहीं है। झांसी में 5 जून 1857 को विद्रोह में भाग लेती है। झांसी 5 जून 1857 को विद्रोह में भाग लेती है। तो यहाँ गलत सही सुमेलित डी नहीं है। बाकी बैरकपुर 29 मार्च 1857 सी है। मेरठ में भी 10 मई 1857 को विद्रोह की शुरुआत हो गई थी, सही है। लखनऊ में 4 जून 1857 को विद्रोह की शुरुआत हो गई थी, ये भी सही है। और सर्वप्रथम बैरकपुर में ही 1857 के विद्रोह की शुरुआत होती है और बैरकपुर में मंगल पांडे रहते हैं और मंगल पांडे के द्वारा लेफ्टिनेंट एनफील्ड राइफल के प्रयोग को लेकर अंग्रेज और मंगल पांडे में विवाद हो जाता है। मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर देते हैं और एक सार्जेंट ह्यूरसन की भी हत्या कर देते हैं, जिसके कारण 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दिया जाता है। अब बैरकपुर की घटना की सूचना मेरठ जाती है तो मेरठ के सैनिक भी विद्रोह कर देते हैं और 10 मई 1857 को सैनिक विद्रोह करके दिल्ली चलो का नारा देते हैं और 11 मई को वह दिल्ली पहुंच जाते हैं और 12 मई को वह दिल्ली पर कब्जा कर लेते हैं। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। बेगम हजरत महल के पति इनका एक बेटा था बिरजिस कादिर। बिरजिस कादिर को डलहौजी के द्वारा बिरजिस कादिर को अवध का नवाब नहीं बनाया गया और अवध को कुशासन का आरोप लगाकर डलहौजी ने अवध को हड़प लिया था, जिसके कारण बेगम हजरत महल 1857 के विद्रोह में भाग लेती है और बिरजिस कादिर को अपना शासक बना देती है, अवध का नवाब बना देती है। लेकिन अंत में इसकी बेगम हजरत महल की हार हो जाती है और ये भाग कर नेपाल चले जाते हैं
और बिरजिस कादिर भी नेपाल चले जाते हैं। अगला प्रश्न है 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा के गठन निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था? और इसका ऑप्शन ए है बाबा रामचंद्र ने, बी इंद्र नारायण द्विवेदी ने, सी स्वामी सहजानंद सरस्वती ने और डी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो दोस्तों यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा इंद्र नारायण द्विवेदी। इंद्र नारायण द्विवेदी ने 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन किया था। बाबा रामचंद्र ने अवध किसान सभा आंदोलन में भाग लिए थे। बाबा रामचंद्र अवध किसान सभा आंदोलन में भाग लिए थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किसान आंदोलन चलाया जाता है और अखिल भारतीय किसान संगठन की स्थापना भी स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा 1936 ईस्वी में किया जाता है। तो यहाँ प्रश्न के अनुसार इसका सही आंसर इंद्र नारायण द्विवेदी होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? और इसका ऑप्शन है ए अखिल भारतीय मजदूर संगठन, बी यूनाइटेड पैट्रियोटिक संघ, सी अनुशीलन समिति और डी युगांतर। तो दोस्तों इसका सही आंसर अनुशीलन समिति हो जाएगा। अनुशीलन समिति के लोगों ने 1912 ईस्वी में जब भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कर दी गई थी तो इसी समारोह की खुशी मनाने के लिए लॉर्ड हार्डिंग हाथी पर सवार होकर दिल्ली में एक सभा में चल रहा था। इसी दौरान अनुशीलन समिति के सदस्य जिसमें रास बिहारी बोस भी शामिल थे के द्वारा बम फेंका गया जिसमें लॉर्ड हार्डिंग घायल हुआ और जो हाथी चला रहा था उसकी मौत हो जाती है। तो यह घटना अनुशीलन समिति के द्वारा हुई थी 1912 ईस्वी में। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था। इसके बाद रास बिहारी बोस भागकर जापान चले जाते हैं और फिर वहीं अपना क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाते हैं। चलिए तो अगला प्रश्न है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आज़ाद हिंद फौज के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम था? और इसका ऑप्शन दिया हुआ है ए रानी भवानी रेजिमेंट, बी रानी झांसी रेजिमेंट, सी भारत माता रेजिमेंट और डी वीरांगना रेजिमेंट। तो दोस्तों यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा रानी झांसी रेजिमेंट। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सिंगापुर में जून 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किए थे और सिंगापुर में ही अक्टूबर 1943 ईस्वी को अस्थायी सरकार की घोषणा भी कर देते हैं। तो आज़ाद हिंद फौज के गठन के बाद इसको कई बटालियनों में बांट दिया जाता है और अलग अलग बटालियन का अलग अलग रेजिमेंट का अलग अलग नाम रखा जाता है। जैसे एक रेजिमेंट गांधी रेजिमेंट था, एक जवाहर रेजिमेंट था और महिला रेजिमेंट का नाम झांसी रेजिमेंट रखा गया था। तो यहाँ इसका सही आंसर झांसी रेजिमेंट हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज की बात करें तो सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में ऐसा विचार आया था और उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किए थे। बाद में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की जाती है। कैप्टन मोहन सिंह के बाद इसकी कमान रास बिहारी बोस के द्वारा संभाला जाता है और जब सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचते हैं
तो रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सौंप देते हैं और नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसे काफ़ी आगे बढ़ाते हैं और इसी फौज के द्वारा ये मणिपुर के इम्फाल को जीत लेते हैं, फिर अंडमान निकोबार को भी जीत लेते हैं और अंडमान का नाम शहीद और निकोबार का नाम स्वराज रखते हैं। और ये इस प्रकार से नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज को सेना द्वारा भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा कर रहे थे, लेकिन किसी कारणवश उनकी इसी बीच मृत्यु हो जाती है और इनका सपना अधूरा रह जाता है। तो यहाँ इसका प्रश्न के अनुसार सही आंसर रानी झांसी रेजिमेंट याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह में 1857 में बरेली में क्रांति का नेता कौन थे? प्रश्न कह रहा है कि 1857 का जब विद्रोह हुआ था उस समय बरेली से कौन नेतृत्व कर रहे थे इस विद्रोह का? तो इसका ऑप्शन है ए बेगम हजरत महल, बी खान बहादुर खान, सी कुंवर सिंह और डी नाना साहब। तो दोस्तों यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा खान बहादुर खान। 1857 के विद्रोह में बरेली से खान बहादुर खान के द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था। बेगम हजरत महल लखनऊ यानी अवध से नेतृत्व संभाल रहे थे, लखनऊ से नेतृत्व संभाल रहे थे। कुंवर सिंह बिहार के जगदीशपुर से नेतृत्व संभाले हुए थे। हालांकि कुंवर सिंह इसी क्रम में कई जगह पर जाते हैं, वे कानपुर भी जाते हैं, कानपुर में नाना साहब से भेंट करते हैं, उसके बाद लखनऊ में बेगम हजरत महल से भी मिलते हैं और फिर उसके बाद फिर बिहार चले आते हैं। तो कुंवर सिंह 80 वर्ष के उम्र में 1857 का विद्रोह बिहार से किए थे। नाना साहब 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कानपुर से कर रहे थे। कानपुर में 1857 के विद्रोह की शुरुआत 5 जून 1857 को होती है और इनका साथ तात्या टोपे भी दे रहे थे। तो इस प्रकार यहाँ प्रश्न के अनुसार इसका सही आंसर बी हो जाएगा खान बहादुर खान। अगला प्रश्न है काल क्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना अंतिम थी? ए होम रूल आंदोलन है, बी खिलाफत आंदोलन, सी जालियांवाला बाग आंदोलन और डी मोपला विद्रोह। तो दोस्तों काल क्रम की दृष्टि से सबसे अंत में जो घटना घटी थी वह मोपला विद्रोह थी। मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में यह विद्रोह हुआ था और मोपला विद्रोह केरल के मालाबार तट पर हुई थी, जिसमें मुस्लिम और हिंदू के बीच एक प्रकार का सांप्रदायिक दंगा भी फैल गया था। हालांकि यह विद्रोह अंग्रेज़ों के खिलाफ शुरू हुआ था, लेकिन यह हिंदू मुस्लिम दंगा के रूप में प्रसिद्ध हो गया। काफ़ी हिंदू मुस्लिम दंगा काफ़ी भयानक रूप धारण कर लिया था। तो सबसे अंतिम विद्रोह यहाँ प्रश्न के अनुसार मोपला विद्रोह हो जाएगा, जो 1921 ईस्वी में हुई थे। होम रूल आंदोलन की बात करें तो होम रूल आंदोलन 1916 में ही शुरू हो जाती है और इसके होम रूल आंदोलन के दो नेता थे, एक बाल गंगाधर तिलक और एक एनी बेसेंट। एनी बेसेंट मद्रास से होम रूल आंदोलन की शुरुआत करते हैं और बाल गंगाधर तिलक पूना से होम रूल आंदोलन की शुरुआत करते हैं। अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल आंदोलन की शुरुआत कर दी जाती है, लेकिन एनी बेसेंट के द्वारा सितंबर 1916 में होम रूल आंदोलन की शुरुआत की जाती है। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 से माना जाता है। यह 1919 से 1922 तक चला था और यह प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की के खिलाफ अंग्रेज़ों का गैर मानवीय
गैर मानवीय रूप के कारण ऐसा हुआ था। तुर्की के जो खलीफा थे वह पूरे मुसलमानों का धर्म गुरु माना जाता था, लेकिन ब्रिटेन तुर्की के खलीफा के साथ अमानवीय व्यवहार करते हैं और तुर्की को दो भागों में भी बांट दिया जाता है, जिसके कारण पूरे विश्व के मुसलमान नाराज़ हो जाते हैं और भारत के मुसलमान भी नाराज़ हो जाते हैं और भारत में खिलाफत आंदोलन चलाया जाता है। और यह मोहम्मद अली और शौकत अली दो भाई रहते हैं, इनके द्वारा यह आंदोलन काफ़ी आगे बढ़ाया जाता है। इसमें गांधी जी भी काफ़ी सहयोग देते हैं और गांधी जी के सहयोग के कारण ही यह बाद में असहयोग आंदोलन की शुरुआत भी हो जाती है। जालियांवाला बाग आंदोलन 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। तो इस तरह से देखें तो सबसे अंत में मोपला विद्रोह हुआ था, तो यहाँ इसका सही आंसर मोपला विद्रोह हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कर्नाटक के प्रथम युद्ध की शुरुआत के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेवार था? और इसका ऑप्शन है ए इंग्लैंड की नौसेना वारनेट, बी ला ब्रूडेन, सी डुप्ले और डी उपयुक्त में कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ प्रश्न के अनुसार इसका सही आंसर ए हो जाएगा, इंग्लैंड की नौसेना वारनेट। प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात करें तो प्रथम कर्नाटक युद्ध भारत में 1946 से प्रथम कर्नाटक युद्ध 1846 से 1848 ईस्वी तक चली थी और प्रथम कर्नाटक युद्ध की शुरुआत ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर हुई थी। ऑस्ट्रिया में के 1940 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के राजा की मृत्यु हो जाता है और उस राजा का बेटा नहीं रहता है बल्कि बेटी रहती है। अब कुछ देश ऑस्ट्रिया के उनकी बेटी को ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार मानने के लिए तैयार होता है, कुछ देश नहीं मानने के लिए तैयार होता है। फ्रांस ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के रूप में उसकी बेटी को मान्यता देती है, लेकिन ब्रिटेन इसका विरोध करता है, जिसके कारण ब्रिटेन और फ्रांस के बीच युद्ध छिड़ जाता है और उसका प्रभाव भारत में भी पड़ता है और भारत में भी 1846 से 1848 तक प्रथम कर्नाटक युद्ध की शुरुआत होती है। इसी बीच में ब्रिटेन के द्वारा एक नौसेना को भारत भेजा जाता है जिसका नेतृत्व वारनेट करता है और वारनेट भारत में आते ही फ्रांसीसियों के जहाज़ को डुबो देता है और वहीं से प्रथम कर्नाटक युद्ध की शुरुआत हो जाती है। इसलिए भारत में प्रथम कर्नाटक युद्ध के लिए इंग्लैंड की नौसेना वारनेट को ही जिम्मेवार माना जाता है। ला ब्रूडेन मॉरिशस में फ्रांसीसियों का गवर्नर रहता है, यह भी प्रथम कर्नाटक युद्ध में भाग लेने के लिए अपनी नौसेना को मॉरिशस से लेकर भारत आता है। डुप्ले उस समय फ्रांसीसियों का भारत में गवर्नर यानी वायसराय रहते हैं। तो इस प्रकार यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा ए इंग्लैंड की नौसेना वारनेट। अगला प्रश्न है, प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? और इसका ऑप्शन है एला-शापल की संधि, बी पांडिचेरी की संधि, सी पेरिस की संधि और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा एला-शापल की संधि। यहाँ इसका सही आंसर एला-शापल की संधि हो जाएगी। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति एला-शापल की संधि से समाप्त हो जाता है और तो इस प्रकार से प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति एला-शापल की संधि से होती है और यहाँ इसका सही आंसर ए होगा। बी पांडिचेरी की संधि पांडिचेरी की संधि के द्वारा द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति होती है और पेरिस की संधि के द्वारा तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति होती है
और प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति एला सापल की संधि से होती है। अगला प्रश्न है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध में त्रिचनापल्ली कौन भाग जाता है? और इसका ऑप्शन ए है अनवरुद्दीन, बी मोहम्मद अली, सी चंदा साहेब और डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली। द्वितीय कर्नाटक युद्ध की शुरुआत 1849 से होता है और 1854 ईस्वी तक चलती है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध का कारण भारत में ही हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार को लेकर होता है। हैदराबाद के नवाब की मृत्यु 1748 ईस्वी में हो जाती है। 1748 ईस्वी में हो जाने के कारण अब वहाँ उत्तराधिकार को लेकर नासिर जंग, मुजफ्फर जंग, सलावत जंग इत्यादि को लेकर विवाद होता है। उसी प्रकार से कर्नाटक में भी दोस्त अली के उत्तराधिकार अनवरुद्दीन रहते हैं। अनवरुद्दीन के अंबुर के युद्ध में मृत्यु हो जाता है। इसके कारण मोहम्मद अली भागकर त्रिचनापल्ली चला जाता है और त्रिचनापल्ली के किला में ही अपने आप को बंद कर लेता है। तो इस प्रकार से द्वितीय कर्नाटक के युद्ध में मोहम्मद अली त्रिचनापल्ली भाग जाता है। तो इस प्रकार से आज का ये प्रश्न था। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें, सभी परीक्षाओं के लिए यह काफ़ी उपयोगी है। थैंक यू, धन्यवाद।